चाइना इज राइजिंग एंड चाइना इज एग्रेसिव. आप देखिए साउथ चाइना सी में क्या कर रहा है चाइना. चाइना इज लॉन्चिंग साइबर अटैक्स. चाइनीज इन्फिल्ट्रेशन इन टर्म्स ऑफ द स्पाई नेटवर्क इज ऑल ओवर द वेस्टर्न वर्ल्ड. दुनिया जानती है कि जितने ज्यादा स्पाइस इस वक्त भारत में हैं चाइना के, किसी और देश के नहीं. राइट. फॉरेन पॉलिसी में जहां तक है, देयर इज नो डाउट कि इंडिया का स्टेचर पिछले 10 साल में मोदी के अंडर बढ़ गया है. आज के दिन कौन सा ऐसा देश है जो यूक्रेन के साथ भी बात कर सकता है और रूस के साथ भी? राइट. इंडिया इज द ओनली कंट्री. प्राइम मिनिस्टर मोदी मॉस्को में भी जाते हैं और जप्पी मार सकते हैं पुतिन के साथ, और जेलेंस्की को भी जप्पी दे सकते हैं, जो भी जेलेंस्की का. राइट. टू बी एन एनिमी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज डेंजरस, टू बी अ फ्रेंड इज फेटल. क्योंकि पाकिस्तान में डेंजर ये नहीं है कि आर्मी के पास कंट्रोल में है. अगर पाकिस्तान टूट गया तो तालिबान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स आ गए, या ऐसे कोई रोग रिजीम या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास आ गई, अलकायदा बाय एनी अदर फॉर्म, उसका क्या होगा? मैं तो कहता था लेट द बेटर नॉट बिकम द एनिमी ऑफ द बेस्ट, बट लेट द वर्स्ट नॉट बिकम एन एनिमी ऑफ द बैड. Since you have been Prime Minister advisor to Manmohan Singh and Vajpayee, sir, what did you advise them on these topics? देखिए उनकी अप्रोच कैसे रही थी? देखिए मैं Hello guys, welcome to the Jay and Bharat show. Today I'm honored to have Mr. Amitabh Bhattu sir on the show. Sir, thank you so much for being on the show. It means a huge honor, sir. Thank you so much. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. Yeah. आई रियली डू पॉडकास्ट, लेकिन आपने भी परसिस्ट किया और मैंने भी सोचा कि पॉडकास्ट किया जाए, ये Yes, क्योंकि sir. इतना पॉपुलर हो गए हैं पॉडकास्ट. Yes, sir. सो आई एम डिलाइटेड टू बी पार्ट ऑफ योर शो. तो सर लेट मी जस्ट कट स्ट्रेट टू द चेस, राइट? तो सर जैसे आप कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पर बहुत काम करते रहे हैं थ्रू योर होल जर्नी, तो सर आप JNK के रीजन को कैसा देखते हैं? बिकॉज यू टॉक अबाउट रिकंसिलिएशन, लाइक इन द सेंस कि एक वो हो जाए, फ्रेंडशिप हो जाए बिटवीन कश्मीरी मुस्लिम्स एंड कश्मीरी पंडित्स. तो सर हाउ डू यू थिंक दिस विल हैपन? देखिए मेरा बचपन और मेरी पैदाइश जम्मू कश्मीर की है. मैं श्रीनगर में पैदा हुआ. स्कूल में बर्नहॉल स्कूल में वहाँ गया, एक मिशनरी स्कूल था. उसके बाद कॉलेज भी वहाँ से किया, और फिर बाद में मैंने वहाँ नौकरी भी की एज वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी के, और फिर मैं एडवाइज़र था चीफ मिनिस्टर का कैबिनेट लेवल पे. सो जम्मू कश्मीर के साथ मेरा एक ज़ाती लगाव भी है, प्रोफेशनल इंटरेस्ट भी है, और मैंने ये देखा कि जम्मू कश्मीर में, जैसे आपने बात की रिकन्सिलिएशन की, वो सबसे ज़्यादा मेरा एक ज़ाती इंटरेस्ट रहा है. क्योंकि जब मैं बड़ा हो रहा था तो तब जो भी आप किसी से भी बात करें उस ज़माने की, कहेगा कि सचमुच कश्मीर एक पैराडाइस ऑन अर्थ जिसे कहते हैं ना, कि Right, sir. एक फिरदौस बरुए ज़मीयस हमीयस हमीयस हमीयस, कि वैसे ही था जैसे जहांगीर या कई और उन्होंने कहा था कश्मीर के बारे में. और अलग अलग संस्कृति, अलग अलग मजहबों के लोग अमन से रहते थे, खुशहाली थी. एक बचपन के दौर पे हम एक स्कूल जाते थे जो ईसाइयों ने बनाया था, और सुबह एक जो लॉर्ड्स प्रेयर है, फादर बी ऑन हेवन, मुसलमान भी कहते थे, सिख भी कहते थे, पंडित भी कहते थे वो प्रेयर. Yes, sir. लेकिन साथ बैठ के बाकी आप पढ़ाई करते थे, एक्स्ट्रा करिकुलर गेम्स खेलते थे, एक्सकर्शन पे जाते थे. लेकिन 1990 में वो सब एक बारूद की तरह फूट गया, और तब मैं ऑक्सफोर्ड में था. और जब मैं ऑक्सफोर्ड में था, मैं वहाँ पीस मूवमेंट्स के ऊपर काम कर रहा था, जबकि ये एक जगह जिसने मुझे अमन शांति की बात सिखाई थी प्रैक्टिकली, दैट हैड एक्सप्लोडेड. तब से मेरा एक रुझाव, एक इंटरेस्ट रहा कि मैं कुछ कर सकूं जम्मू कश्मीर के लिए, अपने वादी के लिए. और सबसे जो बुरी घटना हुई वहाँ उस वक्त, एक तो मिलिटेंसी और टेररिज्म का दौर था, कई सिविलियन कैजुअल्टीज हुई, लेकिन जो कश्मीरी पंडित्स का एक्सोडस हुआ, Yes. और वो जम्मू और बाकी पार्ट्स ऑफ इंडिया में आए, फिर अब आज के दिन तो सारी दुनिया में है. लेकिन उससे पंडितों और मुसलमानों की जो एक कॉमन आइडेंटिटी थी, एक साइंटिफिक आइडेंटिटी थी, जिसको कश्मीरियत का नाम दिया जाता है, जहाँ ललदेद एक
कश्मीरी पंडित, एक मिस्टिक को उतना ही प्रेम से मुसलमान मानते थे जितना कश्मीरी पंडित, नून ऋषि, जिसे मुसलमान शेखुल आलम कहते हैं, उतना ही वो रिगार्ड करते थे। वो सभ्यता खत्म हो गई, वो सेंस कि हम इकट्ठे हैं, एक हमारी एक कॉमन तहजीब है, वो खत्म हो गई। तो मैंने तब से इस कोशिश की कि किसी तरह से इंटरवीन किया जाए ताकि जम्मू कश्मीर में वो तनाव दूर किया जाए। और रिकन्सिलिएशन तो 3 किस्म के होने थे। एक तो वादी में कश्मीरी पंडित और मुसलमानों का, और मैं वहाँ एज अ कश्मीरी पंडित माइनॉरिटी में रहता था। दूसरा कश्मीरी मुस्लिम्स और दिल्ली का या बाकी भारत के साथ, जिनको उनको लगता था कि वो माइनॉरिटी हैं इस देश में। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में जो तनाव था, क्योंकि लद्दाखी और जम्मू वालों को लगता था कि सारी डोमिनेशन कश्मीरी मुसलमानों की है, पावर और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। तो अलग अलग लेवल पे, स्टेट के लेवल पे, सेंटर के लेवल पे मैंने कोशिश की अपना पैशन और इंटेलेक्ट यूज करके कि किसी तरह से कोई उम्मीद की किरण निकल सकी। और कहीं लिहाज से आगे बढ़ी बात, कई जगह कुछ देयर इज नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, बट जब तक मेरे में जान है और जब तक मेरे पास वो लगन है और एक जज्बा है, तब तक मैं यही कोशिश करूँगा कि वहाँ अमन और खुशहाली जम्मू कश्मीर और लद्दाख, अब अलग हो गया है, जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी होगी, लेकिन लद्दाखियों का भी एक रिश्ता है जम्मू कश्मीर के साथ, कि वो भी रिश्ता रूहानी हो, कल्चरल हो, हिस्टोरिकल हो, और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल तो बाद में आई बात, राइट सर। लेकिन वो रिश्ता फिर बरकरार किया जाए। सर, इफ यू आर टू पिन द ब्लेम कि यार दे वर ग्रॉस, इनकी ग्रॉस नेग्लिजेंस थी या फिर दिस वाज देयर अंडरटेकिंग, तो हु वुड यू पिन द ब्लेम? देखिए, गलतियां सबने की, और अगर हम हु वर द पीपल जिन्होंने गलतियां की? देखिए, पहली गलती तो ये भी हुई कि जो महाराजा हरि सिंह ने शुरुआत करे, तो आज के दिन तो महाराजा हरि सिंह की सब छुट्टी भी दी गई है, लेकिन साफ बात तो यह है कि अगर वो पहला फैसला कर देते भारत के साथ एक्सेशन का, और ये नहीं कहते कि मुझे अभी समय चाहिए, मुझे वक्त चाहिए, मैं डिसाइड करूंगा, और उस वैक्यूम में कई लोग थे, कोई संत था, कोई साधु था, वो उन्हें हरि सिंह के पैलेस से इंट्रीग चल रहे थे, उनमें उस साधु संत ने कहा कि भाई आप इंडिपेंडेंट स्टेट हो सकते हैं। किसी और ने महाराजा हरि सिंह, जो कान के काफी कच्चे माने जाते थे, तो कहा कि भाई आप स्विट्जरलैंड बन सकते थे। उस दौरान पैलेस कॉन्स्पिरेसीज और एक माहौल ऐसा बनाया गया कि हरि सिंह ने डिसीजन ही नहीं लिया कुछ, और कहा कि मैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट्स करना चाहता हूं। राइट। अगर उन्होंने उसी वक्त फैसला किया होता कि मैं भारत के साथ एक्सेशन कर दूंगा, लेकिन उनको ये भी ठीक नहीं लग रहा था कि कांग्रेस जो है पार्टी, उन्होंने शेख अब्दुल्ला को सपोर्ट किया। हाँ। इतना कि नेहरू प्रधानमंत्री बनने से पहले आए थे कश्मीर, उनको अरेस्ट किया था महाराजा हरि सिंह ने 2 महीने। तो एक तनाव था कांग्रेस के साथ, तनाव था सबसे पॉपुलर मूवमेंट के साथ, उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया, और तब उन्होंने फिर एग्री किया एक्सीड करना इंडिया के साथ, जबकि पाकिस्तान के फौज कबाली थे, लेकिन असली में तो पाकिस्तानी फौज के स्पॉन्सर्ड थे, टेररिस्ट थे, मिलिटेंट्स थे, ट्राइबल्स थे, जिन्होंने रूट किया, रेप किया, रैवेज किया। जहाँ से आते आते कश्मीर, श्रीनगर से कोई 20 किलोमीटर दूर शाल्टेंग में पहुंचे थे, कि उन्होंने कहा कि हम भारत को एक्सीड करने को तैयार हैं। उस पहली गलती। दूसरी गलती कि अब वो जो पेपर पे एक्सेशन था, वो वैसे ही एक्सेशन पेपर पे था जैसे किसी भी प्रिंसली स्टेट ने, पटियाला ने किया या हैदराबाद, अलग हैदराबाद, जो बाकी सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, उन्होंने नाभा ने किया, सारों ने जो एक्सीड किया, जयपुर स्टेट ने किया, वैसा ही था डॉक्यूमेंट। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन के प्रेशर में नेहरू ने कहा कि ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं एक्सेशन, लेकिन पूरा फाइनल जो इसमें होगा सेटलमेंट,
वो तब होगा जब रेफरेंस हम करेंगे लोगों तक। पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर विल फाइनली डिसाइड देयर डेस्टिनी। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस में ले गए, क्योंकि भारत उस वक्त नेहरू को लगता था और भारत को लगता था कि यूएन एक बड़ी इम्पार्शियल बॉडी, ये नहीं जानते थे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ग्रेट पावर पॉलिटिक्स का शिकार है और कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स का शिकार है, और एंग्लो अमेरिकन उस वक्त भारत को बिल्कुल मिसट्रस्ट करते थे। तो गलतियां तो महाराजा हरी सिंह से, पीएम नेहरू से भी हुई। हुआ। फिर हमने सीज फायर एक्सेप्ट की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, उससे जबकि हमने पूरे इन्वेडर्स को बाहर नहीं निकाला था। इंडियन आर्मी ने कहा हम बाहर निकाल सकते हैं इनको, तब कहते हैं नेहरू ने शेख अब्दुल्ला के कहने पे माना, क्योंकि शेख अब्दुल्ला को पता था कि जहां लाइन ऑफ कंट्रोल आज है और सीज फायर लाइन है, उसके बियॉन्ड उसका इन्फ्लुएंस नहीं था। सो वो गलती कि आपने सीज फायर कर दिया, आपने यूनाइटेड नेशंस में ले लिया, महाराजा हरी सिंह ने डिले किया एक्सेशन, ये तो ओरिजिनल सिंस। उसके बाद आपने जितने इलेक्शन हुए, शेख अब्दुल्ला ने खुद, फिर उसके बाद बख्शी ने रिग करते गए, क्योंकि उनको भरोसा ही नहीं था कि जम्मू कश्मीर की जनता क्या फैसला करेगी। ये तो पता था कि इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया सेक्युलर आइडेंटिटी कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट एक्सीड करता है, लेकिन दो चार फैमिलीज को उन्होंने इनकरेज किया और उन्होंने कश्मीर के रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट किए, उसके जॉब्स को करप्शन लाई, विद द रिजल्ट कि कश्मीर घाटी में भी मिस गवर्नेंस और करप्शन का एक बड़ा राज चला, शेख अब्दुल्ला के ओरिजिनल टाइम से 90s तक, और इलेक्शन रिग करते गए। एक इलेक्शन 77 का जो था वही कहते हैं कि फ्री एंड फेयर रहा था। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जो वहां चीफ मिनिस्टर था वो रिग करता था, आपने ये अलाउ किया। तो इस दौरान अलग अलग ताकतें पैदा हुई जिनको कॉन्फ्लिक्ट में वेस्टेड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट था, एक वेस्टेड इंटरेस्ट था। कश्मीरी पंडित्स को मार्जिनलाइज किया गया, माइनॉरिटीज को, जम्मू और लद्दाख के साथ तनाव बढ़ता रहा, और कश्मीरी लोगों का फेथ इंडिया पे तब भी नहीं रहा। इट वाज अ मिसगाइडेड पॉलिसीज by Delhi, by Srinagar, and by the decision makers who were responsible for actually making those moves in Kashmir. Sir, since you have been Prime Minister advisor to Manmohan Singh and Vajpayee, sir, what did you advise them on these topics? देखिए उनकी अप्रोच कैसे रही थी? देखिए, मैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का था, Yes. एडवाइजर इन वाजपेयी गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के साथ जो इनफॉर्मल एडवाइस वो जम्मू कश्मीर में मांगते थे, वो चाहते थे, वाजपेयी जी का भी ये था और मनमोहन सिंह का भी यही था, कि वो सचमुच चाहते थे कि अमन और खुशहाली आए, और ये खुशहाली और अमन सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही ना आए बल्कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में भी आए। लेकिन दोनों को अगर बिट्रे किया तो पाकिस्तानी आर्मी ने। वाजपेयी जी लाहौर में गए, उन्होंने समझा कि न्यूक्लियर ताकतें हम दोनों इंडिया और पाकिस्तान बन गए हैं, अब एक पीस किया जा सकता है, और वो मीनारे पाकिस्तान में गए और कहा वी रिकॉग्नाइज पाकिस्तान एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, वी रिकॉग्नाइज एंड वी विश इट वेल। लेकिन उसके बाद करगिल हुआ, लाहौर में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर साइन किए गए, लेकिन भारत को मुशर्रफ ने बाद में तो कू करके, लेकिन नवाज शरीफ को पहले धोखा दिया और फिर कू किया, और जो वाजपेयी जी के इनिशिएटिव से वो करगिल की पहाड़ियों में दफन हो गए। मनमोहन सिंह भी आइडियलिस्टिक थे, उनके पास लेकिन पॉपुलैरिटी नहीं थी, तो वो जो इनिशिएटिव फ्लोट करते थे वो एक एकेडमिक इनिशिएटिव थे। जब तक उनके पास पॉलिटिकल पावर नहीं था, पॉलिटिकल पावर सोनिया गांधी जी के पास और कांग्रेस पार्टी के पास था, तो उनके नेक इरादों पे इम्प्लीमेंटेशन करना तब तक मुश्किल था जब तक कि कांग्रेस पार्टी उसकी ओनरशिप ना लेती। और कांग्रेस पार्टी ने ओनरशिप कभी ली नहीं, कि और मनमोहन सिंह ने अपनी पॉलिटिकल कैपिटल था एक्सपेंड कर दिया न्यूक्लियर डील में, और उसके बाद पाकिस्तान में भी हालात ऐसे हो गए कि परवेज मुशर्रफ जो बात को आगे बनाना चाहता था इन फेज 2
क्योंकि वाजपेयी जी को तो धोखा दिया था। फेज 2 में मनमोहन सिंह के साथ एक बातचीत का दौर नई तरफ से आना चाहते थे, जो उसका 4 पॉइंट फार्मूला है, वो भी मार्जिनलाइज हो गए और फिर ही हैड टू लीव द कंट्री। सो इरादे नेक थे, सचमुच चाहते थे कि अमन और पाकिस्तान के साथ कायम किया जाए और उसके बेसिस पे जम्मू कश्मीर में अमन किया जाए, रिकन्सिलिएशन किया जाए। लेकिन पाकिस्तान के इतने एक वेस्टेड इंटरेस्ट है पाकिस्तान आर्मी, जिनका वजूद ही है ये कि एंटी इंडिया के ऊपर। Their whole existence is defined by their enmity towards India. So unless the Pakistani army realizes it has to pay costs for the enmity that it has against India, it's going to be a fool's errand. सर जैसे कांग्रेस है, like we can all agree that Manmohan Singh was a hand-picked prime minister, you know. But the thing is, sir, at the end of the day, Congress was in power. So, sir, Congress का क्या overtake रहा है over national security concerns? I'm not just talking about J&K. I'm talking about the whole of India. कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, आपको सर क्या लगता है कि इन दोनों की राय क्या है? जैसे एज ऑफ टुडे राहुल गांधी इज वाउचिंग फॉर कास्ट रिजर्वेशन एंड इज आल्सो वाउचिंग फॉर कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करो, लाइक इज डूइंग ऑल थिंग्स की जस्ट डिस्ट्रॉय इंडिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो सर आपको क्या लगता है कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी? पूरे भारत देश में कांग्रेस को बीजेपी को छोड़, एक है जो कहते हैं, जिनको मैं कहता हूँ सूबेदार की व्यूज, कि पाकिस्तान को मारो, उसके साथ जंग भी लड़नी पड़े जंग भी लड़ो, पाकिस्तानी आर्मी को आप अंडरमाइन करिए और पाकिस्तान को अगर टूट जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट, balkanized Pakistan is better than a united Pakistan because it will always be a source of irritation. Right, sir. वो सुबेदार वाले नीति है, modified to a certain extent, समझिए आप हार्ड रियल पॉलिटिक्स जिसको इंटरनेशनल रिलेशन में कहते हैं। दूसरे हैं सौदागर, जिनको मैं कहता हूँ बनिया या मारवाड़ी अप्रोच टू मर्केंटलिस्ट अप्रोच टू कि भाई आप उसके साथ इकोनॉमिक ट्रेड करिए, उनको इतना डिपेंडेंट करिए कि उनको कोई और सूरत हाल ही नहीं है कि इंडिया पे डिपेंड करे और इंडिया की गुडविल पे डिपेंड करे। इन इंटरनेशनल रिलेशन उनको कहते हैं लिबरल इंस्टीट्यूशन। राइट। तीसरे हैं जो सूफी तबीयत के, कहते हैं हम खुद दैट ये सारी जो दुश्मनी है ये अंग्रेजों की कॉलोनियल ताकतों की है। एक कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच देखिए, आप बदल सकते हैं सोच लोगों की, एक नया नैरेटिव क्रिएट कर सकते हैं और उस नैरेटिव क्रिएट करने के लिए आप पहले करिए, जिनको मैं कहता हूँ सूफी अप्रोच। ये तीनों आइडियाज और तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी भारत में हमेशा प्रेजेंट। इस वक्त आप समझिए व्हाट्स नीड किसकी है सबसे ज्यादा इस टाइम पे आइडिया? इस वक्त कॉम्बिनेशन तो तीनों की जरूरत है, लेकिन जो बीजेपी की इस वक्त नीति है कि भाई आप सुबेदार बन के पाकिस्तान के साथ ना सूफी थॉट चलेगा ना सौदागर साथ चलेगा, या तो उसको इग्नोर करिए पूरा या उसको कन्फ्रंट करिए और उसको बताइए कि अगर आप भारत में आतंकवाद फैलाएंगे तो उसके कॉस्ट हम भारत में नहीं देंगे, आपको बलूचिस्तान में देंगे, क्वेटा में, पेशावर में, लाहौर में, पिंडी में, इस्लामाबाद में देंगे और कराची में देंगे। वैसी नीतियां कि इफ यू ट्राई एंड सबवर्ट इंडिया वी विल सबवर्ट यू ट्वाइस ओवर। सर, what do you think about Modi as prime minister in terms of overall, like one aspect is Pakistan, the other is this whole overall living, like they say there are a lot of things which people of the Hindus most probably wanted Modi to do, but he has still not done. Like I think he's maybe powerless or maybe he's like forced or something like that. आपको लगता है कि कुछ ऐसे steps हैं which he is not taking yet which he absolutely must? देखिए फॉरेन पॉलिसी में जहां तक है there is no doubt कि इंडिया का स्टेचर पिछले 10 साल में मोदी के अंडर बढ़ गया है और कई लोग कहेंगे इंडिया इज पंचिंग अबाउ इट्स वेट। राइट। आज के दिन कौन सा ऐसा देश है जो यूक्रेन के साथ भी बात कर सकता है और रूस के साथ भी? राइट, इंडिया इज द ओनली कंट्री। प्राइम मिनिस्टर मोदी मॉस्को में भी जाते हैं और जप्पी मार सकते हैं पुतिन के साथ, और जेलेंस्की को भी जप्पी दे सकते हैं, जो भी जेलेंस्की। राइट, वेरी फ्यू स्टेट्स। G20 आपने किया तो पूरे दुनिया के पावरफुल इकोनॉमीज आए और एक आपने कम्युनिके बनाया जिसमें साइन किया। उससे पहले जब बाली में हुआ था कम्युनिके हो ही नहीं सका।
तो भारत की नीतियां, भारत का स्टेचर इम्प्रूव किया क्योंकि उसकी आर्थिक सूरत हाल भी इम्प्रूव हुई है। साथ ही साथ में जो मनमोहन सिंह और मोदी का डिफरेंस है, मनमोहन सिंह एक नेक सोच के कमजोर नेता थे। मोदी इंदिरा गांधी के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग नेता है, लेकिन भारत में डेमोक्रेसी है, जनतंत्र है, किसी को भी बना सकती है, किसी को भी गिरा सकती है, और कई देश फैसले आप नहीं कर सकते, कितना भी आपके पावर हो, अकेले नहीं कर सकते। लेकिन आप अगर बताएं मुझे कौन सी नीतियां आपको लगी हैं जो सचमुच उनको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए और अब तक नहीं इम्प्लीमेंट किए क्योंकि वो डिफेंसिव पे हैं या कमजोरी दिखा रहे हैं। सर I personally believe जैसे Hindu temples are under state control, plus जी एक Hindu temples are under state control, plus sir there is Waqf board, हाँ हाँ like totally anti secular act. Like it's like we are living in Islamic Republic of India. This is not a republic, this is Islamic Republic of India. I'm not against BJP. I genuinely want BJP to rule for the next 100 years. Like generally we have no other options. Being a very like I'm being very saneful, I'm not being unplugged type of guy. उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ सर. Like there are certain acts, certain aspects की like maybe Modi is not fighting enough for Hindus. आपको ऐसी ऐसी की फीलिंग आती है, या फिर मे बी इज नॉट टैकलिंग टेररिज्म वेल? जैसे अभी JNK है, आई नो देयर हैज बीन ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ प्रोग्रेस इन द स्टेट, बट स्टिल लाइक टारगेटेड किलिंग्स होती हैं अभी भी JNK में. स्टिल पीपल फील वेरी थ्रेटन्ड टू विजिट JNK. डे इन डे आउट टेरर अटैक्स होते रहते हैं, एंड इनकर्जन्स होती है बॉर्डर्स में, प्लस पंजाब तक आ जाते हैं, कठुआ तक पहुंच जाएंगे. तो सर लाइक आपको क्या लगता है ओवरऑल? मुझे तो लगता है कि जहां तक हार्ड पॉलिसीज का सवाल है, इस सरकार ने हार्ड पॉलिसीज ली हैं और हार्ड डिसीजन लिए आर्टिकल 370 को हटाने से जैसा। that was one hefty decision. तो देखिए, आप भारत में सोचिए 1.4 बिलियन लोग हैं, उसमें आपके 15% मुसलमान हैं, माइनॉरिटीज। ठीक है, आपने मेजॉरिटी के इंटरेस्ट को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, लेकिन माइनॉरिटीज को तो निग्लेक्ट नहीं कर सकते। राइट सर, आपको माइनॉरिटीज को किसी शक्ल में ओनरशिप देनी है डेमोक्रेसी में, प्रोग्रेस में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर आप समझें कि उनको पूरा एक्सक्लूड किया जाए, वो फिर भारत एक पराया नेशन बन सकता है। तो मोदी जी, मुझे तो लगता है कि एक सेंसिबल नीतियां, आप कह रहे हैं कि उतना और भी कर सकते हैं कि ये वक्त, मेरे ख्याल से अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड कर रहे हैं तो उससे एक और न्यू डायरेक्शन दे रहे हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन। the only thing I want is it should have been implemented 10 years ago. Like 10 साल हो चुके मोदी को आए हुए, इसलिए it has not been implemented, like थोड़ा दुख लगता है और कुछ। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसे पॉलिसी है जिसको मैं भी चाहता हूं कि इम्प्लीमेंट की जाए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कह रहे हैं कि एक मजहब का सवाल है, आपका प्राइवेट है, एक सिविल कोड तो आपका यूनिफॉर्म रहे। राइट सर। अब 10 साल पहले किया या अब किया, दे रहा है, दुरुस्त है। मेरा तो ये मानना है कि आई डोंट थिंक दैट मोदी शुड बी क्रिटिसाइज्ड फॉर not doing as much as he could have. I think on the left he'll be criticized for having done too much. Too much. Yes. Of the right is criticizing for not doing as much as he is expected of him. आदमी कहाँ जाए? देखिए, भारत में वही नेता सक्सेसफुल रहेगा जो बैलेंस एक ढूंढेगा। सो कई जगह जरूरत था जहाँ पाकिस्तान का साथ है, ना बातचीत की, ना आगे बात बढ़ाई, और साथ में पाकिस्तान के आप देखें रोज बम एक्सप्लोजन हो रहे हैं, कॉस्ट भी हो रहे हैं, पाकिस्तान की अपनी नीतियों के उनको खुद कॉस्ट बेयर करने हैं, और साथ ही में एक छवि भी तो भारत की बनी है। राइट सर। आज के दिन जो आप कहीं भी जाइए, मैं ऑस्ट्रेलिया में सालों भर रहा और मैं अभी भी जाता रहता हूँ, जो डायस्पोरा है, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस है, जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो आजकल दे हैव अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस। पहले उनको लगता था हम सेकेंड रेट सिटीजन्स हैं, नो लॉन्गर। जो भारत की एम्बेसीज हैं वो पहले कॉलोनियल स्टाइल में फंक्शन होती थी, जो एम्बेसडर को लगता था कि मैं यहाँ
किसी को नहीं मिलूंगा। पहला उनका आजकल मिशन है सब इंडियन एम्बेसडर्स का कि रीच आउट टू योर डायस्पोरा, रीच आउट टू दोज हु आर योर सॉफ्ट पावर, क्योंकि पावर का भी आजकल कॉन्सेप्ट बदल गया है। ये सिर्फ नहीं कि आप मिलिट्री से पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप आर्थिक मीन्स से और सॉफ्ट पावर से एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे नहीं लगता है कि जो आप कह रहे हैं कि इन्होंने या और हार्ड हो सकते थे या हिंदुओं को इन्होंने कि मार्शलाइज किया है, ये गलत है। No, I'm not saying marginalize. Yeah. I will not use the word marginalize. Like maybe they should, press the accelerator more. Nothing more than that. Nothing more than that, sir. चलिए गियर तो नहीं ना आप कह रहे हैं change No, का? definitely, sir. Not definitely, sir. अभी बम्पी रोड है तो उसमें ज्यादा चलाएं तो फिर स्पीड Yes. ब्रेकर आते रहते हैं। Yes. सर वैसे एक और थोड़ा एक इशू है, लाइक द इशू ऑफ पीओके ओनली। तो being a national security expert, sir, where do you draw the line? Is it in favor of India? Like, what should the It's world a cover? very difficult environment today in international politics. I see. To navigate through this will require huge skills for the next 20 years. There are so many minefields. China is rising and China is aggressive. आप देखिए South China Sea में क्या कर रहा है China. China is launching cyber attacks. Chinese infiltration in terms of the spy network is all over the Western world, including in India. यहाँ चाइना के दुनिया जानती है कि जितने ज्यादा स्पाइस इस वक्त भारत में हैं चाइना के, किसी और देश के नहीं। राइट। बट आप ये उसका मतलब नहीं कि आप बिल्कुल अमेरिकन कैंप में ज्वाइन कर लेंगे। जैसे हेनरी किसिंजर ने कहा, टू बी अ फ्रेंड ऑफ अमेरिका, टू बी एन एनिमी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज डेंजरस, टू बी अ फ्रेंड इज फेटल। कि ज्यादा दोस्ती भी मत करो और ज्यादा दुश्मनी भी न करो। अमेरिका को अपने साइड रखिए लेकिन उनकी कैंप फॉलोअर्स मत बनिए। इस दौरान इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। 19th सेंचुरी यूरोपियन पॉलिटिक्स में जिसमें एक बैलेंस ऑफ पावर होता था, जिसमें अलग अलग डिस्प्यूट्स थे, फ्रांस और जर्मनी एक छोटे से टेरिटरी के ऊपर लड़ाई करते थे। आज टेरिटरी का नाम तो नहीं कोई जानता है, अल्सास लॉरेन। तो उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आजकल एटमॉस्फेयर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। तो सर आई थिंक यू प्रपोज लाइक यू आर इन हेवीली सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, राइट? जी। तो सर आपको क्या लगता है, डू यू थिंक कंट्रीज विल, जैसे कंट्रीज लाइक अमेरिका, रशिया, चाइना, डू यू थिंक दे विल इन द फ्यूचर let's surrender their or relinquish their weapons? For example, sir, Putin, like he uses the N word, ki nuclear word, and he harasses the whole world, and he intimidates world leaders. I have the nuclear power, and I'll drop bombs on you, and you will be destroyed. So sir, what do you think? जब ऐसे world leaders हो हमारी world में, तो बाकी world leaders को कैसे react करना चाहिए, interaction to it, and what should they do while having their own nuclear weapons? देखिए, if the world nuclear powers, responsible nuclear powers, and I count India as a responsible nuclear power, apart from the 5 declared nuclear powers, they are not responsible. What you have to do is to try and ensure, देखिए 2 किस्म की होती है नीतियाँ, राइट? एक जो आपको लगता है करनी, ऐसी नीतियाँ आपको अडॉप्ट करनी चाहिए फॉर ह्यूमैनिटी से, राइट? यानी कि जैसे क्लाइमेट चेंज में है कि अगर आप एसीज का कम करें या प्लास्टिक को नहीं करें या ये ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करें या ग्रीन हाउस एमिशन को कम करें, ये दुनिया के फेवर में है। कितना कर सकते हैं is what is feasible. Nuclear disarmament is desirable. It is not feasible until you have rogue countries, which may use nuclear weapons. Until you have a country like Pakistan. Yes, sir. Unless it's disarmed. क्योंकि पाकिस्तान में डेंजर ये नहीं है कि आर्मी के पास कंट्रोल में है। अगर पाकिस्तान टूट गया तो तालिबान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स आ गए या ऐसे कोई रोग रिजीम या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास आ गई, अलकायदा बाय एनी अदर फॉर्म, उसका क्या होगा? सर जैसे हम अलकायदा वगैरह की बात कर रहे हैं, सॉरी सर दिस माइट टेक जस्ट लिटिल लॉन्ग, कोई इशू नहीं। अब सर जैसे देयर इज नॉर्थ कोरिया, देयर इज अफगानिस्तान, देयर इज ईरान, देयर इज चाइना, देयर इज रशिया, लाइक दीज आर रोग कंट्रीज बेसिकली। इवन साउदी अरेबिया यू कैन इंक्लूड, बट साउदी अरेबिया आई थिंक इज नॉट न्यूक्लियर पावर येट, बट दीज कंट्रीज आर, तो आपको लगता है कि सर ये दे विल क्रिएट मेजर peace havoc in the sense you have to create incentives and
स्ट्रक्चर ऑफ इंसेंटिव्स एंड सैंक्शंस। आपने बिलीव करना है कि जैसे इंटरनेशनल रिलेशन में एक रियलिस्ट जो करते हैं कि जैसे अगर आप जय हैं, Yes. यहाँ आए हैं, तो आप एक रैशनल अपना इंटरेस्ट देखेंगे। आप यहाँ सुसाइड करने नहीं आए हैं। मैं भी उसी बेसिस पे आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, ये नहीं कि आप अपना सेल्फ इंटरेस्ट छोड़ दें। Yes. आपने उसी बेसिस पे देखना है कि कोई भी रिजीम हो जो न्यूक्लियर वेपन्स या बायोलॉजिकल वेपन्स या केमिकल वेपन्स कोशिश करे, कि उनको आपने समझाने की और इंसेंटिव स्ट्रक्चर दिखाना है ताकि उनके इंटरेस्ट में ना हो न्यूक्लियर वेपन्स लाने। और अगर वो लाएं, एक्वायर करें, तो उनके ऊपर सैंक्शंस इम्पोज की जाए। अब उनका क्या है, आपका सवाल है, कोई पागल नेता है, Yes. कोई पागल लीडर है, हाँ, ये सबसे बड़ा ये danger सबसे बड़ी है। प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा डेंजर आजकल दुनिया में यही है कि किसी इरेशनल फोर्स, नॉन स्टेट एक्टर या स्टेट एक्टर के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्रिएशंस हो हाँ। जाएं जिससे आप वर्ल्ड का फाइनेंशियल सिस्टम बंद कर दें, वर्ल्ड में केओस कर दें, जंग करवा सकते हैं बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन और इंटरसेप्शन ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। The biggest danger today is how you control the technology of the past, nuclear weapons, but the technology of the future, which is artificial intelligence. Because artificial intelligence means that machines are learning on their own. They have acquired the ability to think on their own. And once that happens, how do you control it? And what happens if there are rogue human beings in control of machines that can be brighter, more intelligent, and smarter than the greatest human mind? That is the biggest threat. And it's also going to be reflected in epidemics. सब जानते हैं क्या, जो ये कोविड का है, एक लेबोरेटरी से हुआ। You are in favor of it? Like, you do believe that this is true? 100%। 100%. ये लेबोरेटरी की क्रिएशन थी, और चाइनीज लेबोरेटरी की क्रिएशन थी, और इसने देश में, पूरी दुनिया में हैवक क्रिएट किया। ये तो एक एग्जाम्पल है। And you know, sir, the most outrageous thing about this thing is not one single leader in the entire world has gathered the courage to counter China with this thing. Not one single nation has, you know, no nation has, cut off their trade. Because has been China done. is a bully, and China is the most powerful bully in the world. डरते हैं लोग उससे। सर कितनी बड़ी बात है, देखा जाए, like कितने लोग चाइना ने हमारी टेरिटरी पे कब्जा किया, लेकिन हाँ। हम चुप बैठे हैं, अभी भी चुप बैठे हैं। क्योंकि एक लिहाज से चुप ही बैठ सकते हैं, कर क्या सकते हैं? यू डोंट हैव द कैपेसिटी टू टेक ऑन चाइना। राइट। लेकिन आपको वो ताकत बनानी है, कैपेसिटीज बनानी है, और वो भारत का नेशनल इंटरेस्ट है। और उसी पे मैं चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी या उनके बाद जो आए फोकस करें कैपेसिटी बिल्डिंग। जो हमारी लेटेंट कैपेसिटी है, हमारा जो सबसे ज़्यादा एसेट है, वो यंग पीपल है, उनमें इन्वेस्ट करें ताकि वो क्रिएट करें कैपेसिटीज, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज, मटीरियल कैपेसिटीज, टू बी एबल टू टेक ऑन द ग्रेटेस्ट थ्रेट and to insulate India from those threats. That's why I'm in the field of education. Ki young minds, how can they be influenced to work and serve their country? Right. We need, in some ways, a new jazba or new kind of belief in the idea of India. जैसे freedom movement में था, वैसे लोगों में एक ऐसी आनी चाहिए शक्ति कि हम भारत के दुश्मनों को we can match them and we can destroy them. Sir, last question on geopolitics. Sir, I think you must have followed war, like overall world issues. Sir, how do you think of Russia-Ukraine war? Like, I think this is the stupidest war of the century, to be honest. So, sir, where do you see, like 2-2.5 साल हो चुके लड़ते लड़ते, अभी भी सर आपको कहाँ लगता है कहाँ खत्म होगा या फिर क्या होगा? देखिए, जो वॉर है बेसिकली अमेरिका और रशिया की है। हाँ, इन्फ्लुएंस के लिए है। नहीं तो अगर अमेरिका सेंसिबल होता तो यूक्रेन को ये नहीं कहता कि आप नेटो का पार्ट बन जाइए। राइट। और जब या तो रशिया रियलाइज कर सकेगा या अमेरिका, ट्रम्प या कमला हैरिस नवंबर में, कि दिस वॉर इज द स्टूपिडेस्ट वॉर, कि रशिया की इन्फ्लुएंस मानिए और ये नहीं करिए कि आप यू आर गोइंग टू फाइट विद रशिया टिल द लास्ट यूक्रेनियन। राइट।
तो मर कौन रहे हैं? यूक्रेनी नहीं मर मर रहे तो हैं ना। यूक्रेन ही नहीं रहे हैं, लाइक दे So लिटरली थ्रोन the यूक्रेन अंडर द basic बस. thing is that India can play a role to Yeah. mediate to ensure a certain ceasefire. Recognizing that Russia का influence on that region has to be maintained. और साथ ही साथ यूक्रेन की sovereignty भी बरकरार रहनी Yeah. चाहिए, but without it becoming a puppet of the West, a NATO member. a NATO member, or Yes. just an instrument to subvert Russia. Yes. जब ये एक ऐसा समझौता आ जाए जिसमें रशिया की आप जानेंगे कि रशिया को हराना इम्पॉसिबल है, Right. बहुत कोशिश की, सबवर्ट भी किया, प्यूटिन अभी भी इज इन कंट्रोल, और साथ ही प्यूटिन को रियलाइज हो कि यूक्रेन को कब्जा करना हुआ अमेरिका के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन लेना, और उनके भी इंटरेस्ट में यही है कि यूक्रेन को आप इंडिपेंडेंट स्टेट विदाउट इट बिकमिंग अ सैटेलाइट ऑफ द वेस्ट. Sir, I think there is only one man in the world who can stop Russia-Ukraine war. I think that is Trump. Trump? Yes. Do you believe it to be so? देखिए ट्रम्प में एक I think he's a sensible leader in the sense he has not. He is the only president in the world, sir, so far, American US president, like who has not ushered a new war in his term of tenure of 4 लेकिन years. ट्रम्प जो है एक जिसको कहते हैं नार्सिसिस्टिक Yeah. पर्सनालिटी इतनी Yes. है कि उस पर डिपेंड नहीं कर सकते. Yeah, he's unreliable, he's unreliable. except that he, as you said, he has Yeah. the ability to take these hard decisions which no one else can take, Yeah. but he's not predictable. कि अगर आप लगता है कि पैटर्न, हाँ कई लोग जो उसके फैन हैं कहते हैं कि भी प्रिडिक्टेबल है, पैटर्न है उनका. देखो अमेरिका को वो चाहता नहीं है कि इंटरवीन करे वॉर्स वगैरह में, क्यों वो जापान का डिफेंस पे करे, क्यों यूरोपियंस अपने Right, sir, खुद right. बख्तारी ना करें सिक्योरिटी के हिसाब से. तो देर इज अ सर्टन पैरेट बिकॉज ही इज रियली मेकिंग अमेरिका ग्रेट, ही इज फोकस्ड ऑन दैट. Right. जो मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन इज द Is his logo. is his movement, but I still find him unpredictable. Yeah, And he a is rational, unpredictable. Yes. So irrational actor of the most powerful country in the world is not, gives you, as they say in English, the EBGBs. But can we really vouch for Kamala? You know that is the whole thing. Ka- The world jury gave is Biden still a out on chance. Kamala. Jury is still out on Kamala, but him is what you might get is a boring leader. But here you might get an exciting leader who can create peace, but also can create a nuclear Armageddon. Yes. So, do you want to take that risk of getting a leader who's prone to taking spontaneous, impromptu, impulsive actions, or do you want someone who's boring, somewhat predictable, but unimaginative and exciting? It's a bad choice. Yes, sir. But that's between So I think there are only bad options. I'm not just talking Yes. about America. I'm talking about the whole world. There are only bad options, and it's about choosing the best bad option. You know. हाँ वो तो है कि मैं तो कहता था let the better not become the enemy of the best, but let the worst not become an enemy of the bad. Definitely. Thank you so much. Thank sir. you, Jay. It was Wish really you best of delightful, luck, sir. and let's I hope. was really blown away by your knowledge, to be honest. Literally. you. Thank you so much, sir. It Thank was an you. honor. Thank you.